Translated as Cast from Riots, is a collage of Gulzar's literary creations. Set against the backdrop of riots, it explores relationships in Anderson's insanity through 4 short stories. Hilsa. It's about a typical middle-class attitude in a riot-torn city. Radipar explores the chaos and trauma of partition. Khauf is about the psyche of a normal man in these times, while Khuda Hafiz embodies the tenderness of a friendship between strangers in times of total crisis. As the play hits you with its starkness and simplicity, it also marks an end to what we would say a legendary journey so far, the PGP-14 of theatrics. A dream envisioned with a handful of people has evolved into theatrics what it is today. So, just sit back and get mesmerized by Gulzar's fiery poetry and dialogues. As a sincere request, please put your cell phones on silent. Thank you. जरा सा आओ, बैठे, वतन की बात करें। उम्मीदें डूब गई हैं निगल निगल के भंवर, उम्मीदें हाँफ रही है रेगिस्तानों में। उम्मीदों शौक के कत्लो गबन की बात करें, वतन की बात करें। 60 सालों में ऐसा नहीं कि कुछ ना हो, 60 सालों में नहीं। हमारे पैरों पे कुल्हाड़ियां गिरी, लेकिन लहूलुहान कदम सीढ़ियों पर चढ़ते रहे। निकल तो आए हैं हम घुटनों घुटनों दलदल से, पर अभी से कैसे चमन की बात करें। चलो ना चलते चलते वतन की बात करें। सन 1947 में आग और खून से लिपटी एक लकीर मुल्क को काटती हुई गुजर गई और मुल्क बट गया। लाखों लोग दोनों तरफ फिरका वाराना वहशत का शिकार हुए। 60 साल से ज्यादा हो चुके, वो फसादात आज भी जारी। एक तरफ आग बुझती है तो दूसरी तरफ धुआं अपना सर उठा लेता है। ये जख्म भरते ही नहीं, बस जरा शम से जाते हैं कुछ देर के लिए, फिर कहीं दंगे शुरू होते हैं और खराशें फिर से रिसने लगती है। अब तो लगता है ये जख्म आंखों से चिपक गए हैं, आंखें बहती रहती है और ये रिसते रहते हैं। रोज सुबह अखबार मेरे घर में खून से लथपथ होकर आता। इस शहर में आदमी कोई कत्ल नहीं हुआ, नाम थे लोगों के जो कत्ल हुए, और सर नहीं काटा किसी ने कहीं पर कोई। लोगों ने वो टोपियां काटी थी कि जिनमें सर थे लोगों के, और ये सुर्ख लहू जो बह रहा है सड़कों पर, वो खामोश होती आवाजों की गर्दन से गिरा। अपनी मर्जी से तो अपना मजहब ही नहीं चुना था उसने। उसका मजहब था जो उसे माँ बाप से विरासत में मिला था। अपने माँ बाप चुने कोई ये मुमकिन ही कहा, और मुल्क भी लाजिम था क्योंकि माँ बाप का घर था इसमें। मुल्क में मर्जी थी उसकी, ना वतन उसकी रजा से। ये वतन उसका चुनाव तो नहीं था, वो तो कुल 9 ही बरस का था। उसे क्यों चुनकर फिरका वाराना फसादात ने कत्ल किया। बेहतर है नहीं जाए। आग का पेट बड़ा है, आग को चाहिए चबाने के लिए खुश्क करारे पत्ते। आग कर लेती है तिनकों पे गुजारा, लेकिन आशियानों को निगलती है निवालों की तरह।
टहनियां अच्छी नहीं लगती, ढूंढती है कि कहीं कुछ सूखे हुए से जिस्म मिले। उसको जंगल की हवा रास बहुत है, फिर भी अब देखा है गरीबों की कई बस्तियों पर हमला करते हैं। ये आग अब मंदिरों मस्जिद की रजा पूछती है। लोगों के हाथ में अब आग नहीं, आग के हाथ में गुमराह से कुछ लोग हैं। अखबार नहीं आया अभी तक। लगता है बाग बाजार का रास्ता बंद है। हिंसा की आंखें कितनी सुंदर होती है ना, बिल्कुल जलपरी सी लगती है। बहुत लाड़ आ रहा है ना। अरे बिन मौसम का खाजा ले आया है रामू, जानो? माने? जिन महीनों में आग नहीं लगता उन महीनों में मांस नहीं खाते, वर्जित है। क्यों? मई, जून, जुलाई, अगस्त, अब सोच के देखो, जनवरी से दिसंबर तक बाकी सब महीनों में आग लगता है। अच्छा ये बताओ, इन महीनों में मांस क्यों नहीं खाते? मई से अगस्त तक मछलियों का ब्रीडिंग पीरियड होता है। गर्भवती होती है ना मछलियां। जिस प्रकार पत्नी अगर गर्भवती हो तो पति उन दिनों में। किशोर बोझो, इतने बड़े हो गए, दुष्टुमी नहीं गई अभी तक, जाओ यहाँ से। विभूति हंसते हुए बाहर आ गए। समय काटने के लिए टीवी ऑन करके बैठ गए। खबरें आ रही थी दंगों की। चारों तरफ मारकाट मची हुई थी। बाजार बंद थे और शहर भर में कर्फ्यू लगा था। शायद इसलिए मछलियां बाजार तक नहीं पहुंची होंगी और रामू को सस्ते में मिल गई होंगी।
एक और अकल की बात बताने विभूति रसोई को गए, पर कंचन तब तक पीछे के नल पर नहाने जा चुकी थी। कंचन के पीछे पीछे विभूति भी वहीं पहुंच गए। साड़ी तार पर डालकर कंचन ने पर्दा कर लिया था। शुचो, हाँ बोलो। ये जो रामू है ना, ये सुबह सुबह बाजार। पूछो, जाओ यहाँ से। शुक्र मनाते हो, सुबह सुबह दफ्तर चले जाते हो। अब अखबार भी तो नहीं आया ना, अब बेकारी में क्या करे आगे? मैं मार साफ कर दूं? हरगिज़ नहीं, हाथ मत लगाना तुम उसे। विभूति फिर खाली हो गए। घर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहे। टीवी पर भी कुछ और प्रोग्राम नहीं आ रहा था। चित्रगीत के बाद समाचार और समाचार के बाद फिर आधा घंटा चित्रगीत। अब भला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में चित्रगीत का क्या मजा? कलर टीवी के जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखिए, हीरोइन के कपड़े और फूलों के एक ही रंग, पेट और ब्लाउज में कोई फर्क ही नहीं। ये कैसी बात हुई? एक बार फिर घर में रामू की आवाज सुनाई दी। रामू कब घर में आता है, कब चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। पूरे मोहल्ले का काम करता है। गूसल खाने के बाहर खड़े होकर पूछ रहा था, बौमा, मांस का मसाला पीस लाऊं? राई लेके बनेगी तो? हाँ, टुनटुनी के घर से पिसवा के लिया। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। टुनटुनी पड़ोस की एक छोटी लड़की का नाम था। रामू फिर निकल गया। विभूति को अच्छा नहीं लगा रामू उनकी पत्नी से बात करे वहीं खड़े खड़े जब वो नहा रही हो। टीवी पर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा था। विभूति टीवी बंद करके आराम कुर्सी पर बैठ गए। पूजा घर से घंटी बजनी शुरू हुई तो विभूति समझ गए कि कंचन नहा के लौट चुकी है। अभी थोड़ी देर में प्रसाद मिलेगा। कंचन प्रसाद हाथ में तो देगी नहीं, कहेगी हाथ धोकर आइए, और वो मुंह खोल देंगे। कंचन प्रसाद मुंह में टपका देगी। वही हुआ। कंचन ने आते ही पूछा, अरे तुम नहाए नहीं अभी तक? अच्छा चलो आ करो। समय और समय कुछ नहीं होता ना तुम्हारे लिए। जाओ। तुम्हारी सुंदरता को सराहने के लिए समय की क्या जरूरत है? झूठी सही, जाती हुई कंचन इटलाई तो जरूर। एक बार विभूति फिर अकेले हो गए। घर में यहां से वहां टहलते रहे। कुछ देर खिड़की पर जाकर पड़ोसियों के यहां ताकते भी रहे, लेकिन फिर घूम घुमाकर वहीं पहुंच गए, रसोई में। मछली परात के पानी में पड़ी थी। मुंह थोड़ा सा खुला था, जैसे कुछ बोलने की कोशिश कर रही है, और आंखें भी खुली थी। सचमुच खूबसूरत थी आंखें। कंचन ने दाव खींचकर पांव के नीचे दबा लिया। मछली
खा ली परात से, उसके चिकने बदन पर हाथ फेरकर पानी को साफ किया और गज से 3 हिस्सों में काट दिया। पहले मुंडी काटी, फिर पूंछ का हिस्सा अलग किया और फिर पेट चीरकर खोल दिया। परात का पानी लाल हो चुका था। सही कहा था आपने, गर्भवती थी। देखो कितने अंडे निकले हैं। वेरी लकी। इनको अलग से फ्राई कर लेना। मछली के अंडे तो डेलिकेसी होते हैं। बाबू खामोश। अखबार वाला दरवाजे पे आवाज देकर और पेपर के नीचे से पेपर वहां डालकर चला गया था। विभूति उठकर गए और अखबार उठा लाए। फ्रंट पेज शहर के दंगों की खबरों से भरा था। कुछ तस्वीरें भी थी। एक गर्भवती लड़की की तस्वीर थी जिसे गैंगरेप किया गया था और जो ब्लीड करते करते मर गई थी। देखो ना, इसका मुंह अभी भी खुला हुआ है। जैसे कुछ बोलना चाह रही है। और इसकी आंखें अब भी कितनी सुंदर लगती हैं। न जाने कितने सपने देखे होंगे इन आंखों ने। अब ये रामू ने बहुत अच्छा किया। कितना गलत किया। दो जाने ले ली। दो जाने किशोर बोल छो। चलो छोड़ो, परात का पानी खून से बिल्कुल लाल हो गया है। मैं ठीक है। और इन खून के धब्बों का क्या? कौन मिटाएगा इन्हें? मैं हो क्या गया है? ये क्या बोले जा रहे हो? इसकी आंखें बारात में पड़ी हिल्सा से कितनी मिलती है ना। कुछ भी तो नहीं था जो हुआ करता है फिल्मों में हमेशा। न तो बारिश थी, न तूफानी हवा और न जंगल का समा, न कोई चांद फलक पे कि दिल में जुनून उठा दे, और ना कोई ऐसा नजारा कि दिल में मौसीकी भर दे। ना ही वो कोई बारिश में भीगी हुई हूरनुमा लड़की थी। एक औरत थी, कमजोर थी वो, कि 4 मर्दों ने कि वो मर्द थे बस ये दीवार उसे रेप किया।
तुम कौन हो? तुम बताओ पहले। जानते नहीं, कर्फ्यू लगा है, देखते ही गोली से उड़ा देने का हुक्म है। कहाँ जा रहे थे? कहीं आग लगाने या बम गिराने? तुम क्यों छुप के बैठे हो यहाँ? खून किया है किसी का या करने के लिए बैठे हो? तुमने बताया नहीं, हिंदू हो क्या मुसलमान? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो हिंदू लगते हो। वह कैसे? ऐसे ही तुम मुसलमान हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो नाम क्या तुम्हारा? गुलाब। गुलाब क्या? गुलाब अहमद या गुलाब चंद? लगता है तुम भी डरे हुए हो, भाग रहे हो। घर जल गया क्या? हाँ। कोई मरा तो नहीं? अपना कोई? यूं तो बहुत मरे हैं इन 2 दिनों में। हाँ। घर किसने जलाया? हिंदुओं ने कि मुसलमानों ने? ठीक है, कोई बात नहीं। इस वक्त तो दोनों ही मार खाए हुए हैं। मगर ये कर्फ्यू अगर 2 दिन और नहीं हटा तो क्या होगा? तुम कब से छुपे हुए हो? 8 घंटे हो गए इस कचरे के डिब्बे में। वहां मेरे सामने एक आदमी को गोली मार दी थी, कुत्तों की तरह घसीट के लेके सारे बंदोबस्त वाले। कर्फ्यू अगर 2 दिन और नहीं हटा तो क्या होगा यार? तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? हाँ, कुछ है तेरे पास? नहीं। इस वक्त तो वो भी खा लूं जो कभी नहीं खाया, जो मना है। हिंदू है तू? बीड़ी पीता है? हाँ। पिएगा? साली माचिस भी भीग गई। पर धुआं निकलेगा तो देख लेंगे वो लोग। नालियो, थोड़ा थोड़ा करके छोड़िए। ला मुझे दे, मैं जला। सुभान अल्लाह, तूने तो जला दी। मुसलमान है तू? मरवा दिया तो तुमने, दोनों मारे जाते। हिंदू है तू? हाँ। डर गया था? हाँ। पागल है?
देखता नहीं इस वक्त जान पर बड़ी है, तुझे मारकर भला मुझे क्या मिलेगा? इसी खौफ में मार देते हैं लोग एक दूसरे को, किसी को भला क्या मिलता है? इस गठरी में क्या है? कुछ नहीं, बच्चों के कपड़े खिलौने हैं, यही ले गया था बाजार। तभी रेडियो पर खबर सुनी कि दंगे शुरू हो गए। मैं बब्बल से मिलने आया था। उसकी कौम वाले मेरी जान के पीछे पड़े थे। मेरे दोस्त बब्बल ने अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया। चलता हुआ दरवाजा पकड़ के खड़ा हो गया। हाँ, चल गए उसके। इतना अच्छा कारीगर था, अब क्या करें? मैं तो आमतौर पर घाट के उस पार ही बाजार कर दिया करता था। इस बार इधर बड़ी बस्ती के बाजार आया था बच्चों के कपड़े लेने। कल ईद है ना, बाजार में था कि समझ ही नहीं आया कब लोग भागने दौड़ने लगे, हाहाकार मच गई, मार दिया का कोहराम मच गया। इधर से अल्लाह अकबर सुनाई दिया, उधर से हर हर महादेव। समझ गया कि फिर से वही हिंदू मुसलमान मार काट लगे। किसी ने पेट में छुरा घोप दिया था। अब ये कोई पूछता है कि हिंदू था या मुसलमान, किसी ने भी घोप दिया बस। वो तो भला हो उस पारों का। उस औरत ने भागते हुए मुझे बाहर पकड़ के घर के अंदर खींच लिया। कल से वहीं उसके घर में था। लगता है फिर से मच गई वही मार काट। रुकी कब थी? देख, मेरे ख्याल से यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये जगह खतरे से खाली नहीं है। अरे मरना है क्या? वो दंगे वाले नहीं तो बंदोबस्त वाले मार देंगे। देख यार, मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। सुबह तक घर पे मेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। कल ईद है, तो दंगों की खबर तो उन्होंने भी सुनी होगी। और अगर कहीं मुझे हर हाल में घर पहुंचना है। पर यहाँ से निकले तो जाएंगे कहाँ? यहाँ से तो निकल पहले, यहाँ तो कोई भी देखेगा शक करेगा। और हवलदार ने देख लिया फिर तो बेमौत मारे जाएंगे। क्या हुआ? लाश है किसी आदमी की। उन मुर्दों को छोड़, जिंदों की सोच। चल। गुलाबचंद, गुलाब कहाँ चला गया था? अरे वो पीछे रेडी दिखी, मुझे लगा तेरे लिए कुछ खाने को ले आऊं। तूने 10 घंटे से कुछ नहीं खाया। चल टाइम मत दो। कुछ मिला खाने को? नहीं यार, खिलौने की रेडी थी। क्या हुआ? उधर दाईं तरफ पुलिस की चौकियां देख। उस दाईं तरफ जो गली जा रही है ना, मुझे वहीं जाना है। बादाम तुला घाट। मगर ये बाईं तरफ के हवलदार। मैं बादाम तुला घाट पर क्या करूंगा?
तू यहीं है, मुझे तो निकलना नहीं होगा। अरे मुंडी उड़ा देंगे। लगता है पुलिस स्टेशन है। सच तो कचरे का डब्बा था। 2 घंटे की बात है, सुबह हो जाएगी फिर। अभी सुबह हो जाएगी तो क्या छोड़ देंगे? मैं तो कहता हूँ खिलौने की रेडी पे ही चलते हैं, वहीं रहेंगे। नहीं, मैं तो अल्लाह का नाम लेकर निकल जाने वाला हूँ। सुबह तक घर पहुँचना जरूरी है। अरे कोई नहीं है अभी वहाँ, लगता है चले गए। हाँ, गुलाब चंद, यही चांस है मेरा। मेरा नाम गुलाब नहीं, अवतार है। मैंने झूठ बोला था। मेरा नाम करीम है। अच्छा अवतार, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ध्यान से जाइयो, याद रहेगा तुम। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। वो लाश जो चौक में पड़ी, न सर पे टोपी, न जूता पैरों में, जेबें खाली, न नाम है, न पता ठिकाना। बस एक लिफाफा मिला है जिसपे लिखा हुआ है, मैं इस जहां से गुजर रहा था, बड़ा मुश्किल था मगर यहाँ एक रात रुकना। सवालों से घुट गई सांसें, मैं जा रहा हूं। तलाश जारी है सर से पांव तलक कि मरा है तो किस चीज से मरा। निशान गोली का, जख्म कोई किसी ने मारा, या दिल का दौरा पड़ा चालू, या जहर खा के वो जिंदगी के खिलाफ कोई शिकायत थी जिसे दर्ज कर गया। न सर पे चोटी, न सजदे का महताब माथे पे, न कड़ा कलाई में, न कोई सलीब गले में। जलाए उसको या दफन करे, आदम का जाना इतना आसान भी नहीं है हमदम, जो देख सकते कि खत गया पर लिफाफे की छानबीन हो रही और तफ्तीश जारी।
पता नहीं दर्शन सिंह पागल क्यों नहीं हो गया। बाप घर पे मर गया और माँ उस बचे खुचे गुरुद्वारे में खो गई और शानी ने एक साथ 2 बच्चे जन्म दिए, 2 बेटे जुड़वा। दर्शन सिंह को समझ में नहीं आता था कि वो हंसे या रोए। इस हाथ ले उस हाथ दे का सौदा किया था किस्मत ने। सुनते थे आजादी आ चुकी है या आ रही है, मगर टोडरमलपुर कब पहुंचेगी ये पता नहीं चलता था। हिंदू सिख सब छुपते छुपते गुरुद्वारे में जमा हो रहे थे। शानी दिन रात दर्द से कर्राती रहती। आखिरी दिन थे जचकी के और पहली औलाद। दर्शन से रोज नई नई खबरें लाता, फसादात की। बाप ढांढस देता, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी हिंदू या सिख के घर पर हमला हुआ है क्या? गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना पापा जी, 2 बार आग लग चुकी है। और तुम लोग वहीं जाकर जमा होना चाहते हो? इस बात से दर्शन सिंह चुप हो जाता। पर जिसे देखो वो घर छोड़ के गुरुद्वारे में जमा हो रहा था। हम अकेले थोड़ी है। अपनी गली में तो हिंदू सिख सब चले गए हैं। कभी वक्ता अकेले थे, सब गुरुद्वारे में निकल गए हैं। कुछ 15 दिन पहले की बात थी। अचानक से आंगन में एक रात पापा जी के गिरने की आवाज आई और सब उठ गए। दूर गुरुद्वारे की तरफ से भोले सोनिहाल के नारे सुनाई दे रहे थे। बस इसी से पापा जी की नींद खुल गई और वो छत पर देखने चले गए। सीढ़ियां उतरते वक्त पांव फिसला और बस आंगन में रखी खुदा सर में घुस गई। किसी तरीके से अंतिम संस्कार पूरा किया। कुछ माल्यात बची थी, उसी को लेकर तीनों ने गुरुद्वारे में पनाह ली। गुरुद्वारे में निडर लोगों की कमी नहीं थी, इसीलिए हौसला रहता था। दर्शन सिंह को अब उतना डर नहीं लगता था। वो कहता, हम अकेले थोड़ी हैं, और कोई नहीं तो वाहिगुरु के पास तो है। नौजवान सेवादारों का जत्था दिन रात काम में जुटा रहता। लोगों ने अपने अपने घरों से दाल, आटा, घी, जो कुछ भी बन पड़ा सब कुछ उठवा लिया था। लंगर दिन रात चलता था। मगर कब तक? यह सवाल सबके दिल में था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ मदद भेजेगी। सरकार? कौन सी सरकार? अंग्रेज तो कब के चले गए। यहाँ पाकिस्तान तो बन गया है, पर पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी तक। सुना है मिलिट्री घूम रही है हर तरफ। अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के जत्थे बॉर्डर के पास घुसा देती है। शरणार्थी? रिफ्यूजी। ऐसे लफ्ज पहले तो कभी नहीं सुने थे। 2-3 परिवारों का जत्था, जिनसे और बर्दाश्त ना हो, निकल पड़ा। हम तो चलते हैं जी। सुना है ट्रेनें चल रही हैं और यहाँ पे भी कब तक पड़े रहेंगे। हिम्मत तो करनी पड़ेगी भाई। वाहिगुरु कंधों पे बिठा के तो लेके जाएगा नहीं। एक और ने गुरबानी का हवाला दिया। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। कुछ लोग निकल जाते तो खला का बुलबुला सा बन जाता माहौल में, और फिर बाहर से कुछ लोग आ जाते और खबरों से ये बुलबुला फूट सा जाता। स्टेशन पर तो कैंप लगा हुआ है जी।
मर रहे हैं और खा खा के बीमारी फैल रखी है और फैलती जा रही है। 5 दिन पहले गुजरी थी ट्रेन यहां से, तिल रखने तक को जगह नहीं थी, लोग छतों पर चढ़े हुए थे। संक्रांत की सुबह थी। गुरुद्वारे में दिन रात पाठ चलते रहता। बड़ी ही शुभ घड़ी में शाहनी ने अपने 2 बेटों को जन्म दिया। बड़े कमजोर थे बच्चे, एक तो इतना कमजोर कि जिंदा रहने तक की उम्मीद नहीं थी। पर शाहनी ने हिम्मत नहीं हारी, अपने नाभि के बल पे बांधे रखा उन्हें। अचानक एक दिन किसी ने कह दिया, स्पेशल ट्रेन आई है रिफ्यूजियों को लेने, मेरी बात मानो, निकल चलो। एक बड़ा सा हुजूम रवाना हो गया गुरुद्वारे से। दर्शन सिंह थे। शाहनी तो कमजोर थी बड़ी, पर बच्चों के सहारे जाने को तैयार हो गई। शाहनी तो तैयार हो गई, मगर दर्शन सिंह की मां ने हिलने तक से इनकार कर दिया। मैं आ जाऊंगी पुत्र, किसी दूसरे जत्थे के सामने आ जाऊंगी। तू काम कर, मेरी बहू और पुत्तों को संभाल के निकल जा, जा। दर्शन सिंह ने बहुत जिद की तो ग्रंथी ने समझाया और सेवादारों ने भी हिम्मत दी। निकल जाओ सरदार जी, एक-एक करके सब बॉर्डर के पार पहुंच जाएंगे, डीजी साढ़े 9 आ जाएंगे। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। एक बैंत की टोकरी में बच्चों को भर के यूं कंधे पे रख लिया जैसे पूरे परिवार का खोंचा लेकर निकला हो। स्टेशन पर गाड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। छत पर लोग घास की तरह उगे हुए थे। बेचारी नई नई नहीं वो नुज़ार माँ और नौज़ायदा बच्चों को देख के लोगों ने ट्रेन पे चढ़ा लिया और बैठने की जगह दी। करीब 10 घंटे बाद ट्रेन में जरा सी दिक्कत हुई। शाम बड़ी सुर्ख थी, लहूलुहान तपा हुआ, थमथमाया हुआ चेहरा। शाहनी की छाती निचुड़ के छिलका हो चुकी थी। एक बच्चे को रखती तो दूसरे को लगा लेती अपने आप से। मैले कुचैले कपड़ों में लिपटे बच्चों की 2 पोटलियां। ऐसा लगता था मानो मानो किसी कचरे के ढेर से उठा लाए हो। कुछ घंटों बाद जब रात हुई तो दर्शन सिंह ने देखा एक बच्चे के हाथ पांव तो हिलते दिख रहे थे, कभी कभी रोने की आवाज भी आती थी, मगर दूसरा बच्चा बिल्कुल शांत। पोटली में हाथ डालकर देखा,
पोटली में हाथ डालकर देखा तो कब का ठंडा पड़ चुका था। दर्शन सिंह जो फूट फूट के रोया तो आसपास के लोगों के भी दिल दहल गए। सबने चाहा शाहिनी से बच्चे को ले ले, पर वो तो पहले ही पथरा चुकी थी। टोपी को झापा मार के बैठ गई। नहीं, भाई के बिना दूसरा दूध नहीं पीता। लाख कोशिश करने के बाद भी शानी ने टोकरी नहीं छोड़ी। ट्रेन 10 बार रुकी, 10 बार चली। लोग अंधेरे में अंदाजा ही लगा रहे थे। बस जी खैराबाद निकला है, ये तो गुजरावाला है जी। बस 1 घंटा और लाहौर आया कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। जोश में लोग नारे भी लगाने लगे, हर हर महादेव, बोले सोनिहाल। कुछ देर बाद जब गाड़ी एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ गई। रावी आ गया जी, रावी आ गया जी, लाहौर आ गया। इस शोर शराबे में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा, सरदार जी बच्चे को यही रावी में भेज दो, रावी में उसका कल्याण होता है। उस पार में जाके क्या करोगे? मुर्गा बच्चा शानी की गोद में लिपटा हुआ था। कब्रिस्तान से गुजरो तो आहिस्ता पढ़ो। कब्रिस्तान में तेज बोलने का दस्तूर नहीं। कब्रिस्तान से गुजरो तो पैरों की आहट मध्यम कर लो। चलती फिरती आवाजों से मुर्दों को जहमत होती। कब्रिस्तान में ठहरो तो किसी कब्र पर कोहनी रख के टेक ना लगा। साकित मुर्दे साकित रहना चाहते हैं, करवट लेना मुर्दों की आदत नहीं। कब्रिस्तान से गुजरो तो आहिस्ता आहिस्ता, कोई कब्र हिले न जागे। लोग यहाँ अपने अपने जिस्मों की कब्रों में बस मिट्टी ओढ़े दफन पड़े हैं।
रही थी उसकी और बैठे बैठे घुटने यूं कांप जाते थे जैसे मिर्गी पड़ने वाली। शहर में दंगे चलते 4 दिन हो गए। कर्फ्यू कुछ देर के लिए सुबह खुलता, कुछ देर के लिए शाम। कर्फ्यू खुलता तो लोग जल्दी जल्दी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते। कुछ लोग जल्दी जल्दी मारकाट करते, चाकू चलाते, आग लगाते और कुछ लाशें गिराकर कर्फ्यू शुरू होने से पहले वापस आकर घरों में बंद हो जाते। गरम गरम खबरें और गरम गरम लहू मुसलसल बह रहा था बंबई में। लेकिन रेडियो और टीवी बाकायदा अनाउंस कर रहे थे कि शहर की हालत काबू में है और हालात नॉर्मल होते जा रहे हैं। हालात नॉर्मल साबित करने के लिए कल से लोकल ट्रेन भी कुछ ज्यादा देर तक चल रही थी। बेशक डिब्बे खाली थे, लेकिन रोशनियां जब पटरियों पर दौड़ती नजर आई तो 4 दिनों के अनसाय अंधेरे में जरा जुम्बिश हुई, हलचल। रेलवे ट्रैक्स के दोनों तरफ बस्तियों में जो सन्नाटा पथरा गया वो ट्रेन के गुजरने से कुछ देर के लिए खड़खड़ाया तो फिर से हरकत की उम्मीद बनी। आमिर आवाज भी सुनता था और उठकर देखता भी था कि गाड़ी चलने लगी। कल 5वां दिन था, वो घर से गायब था। अब तो इंतजार खत्म हो चुका होगा और उसकी तलाश शुरू। दिन खत्म होने ही वाला था कि उसका सब्र टूट गया। शाम का कर्फ्यू खुलते ही वो अंधेरी के स्टेशन पर जा पहुंचा। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। इंडिकेटर पर ट्रेन के आने का वक्त टिमटिमा रहा। गाड़ी आज बहुत आहिस्ता से दाखिल हुई स्टेशन में, रोजमर्रा के स्टाइल से नहीं, जैसे आज कुछ डरी हुई हो, सहमी हुई सी। ट्रेन में इक्का दुक्का लोग भी थे। आमिर ये तय नहीं कर पा रहा था कि किस डिब्बे में जाए। मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है ना। वो रुका रहा प्लेटफॉर्म पर और जब गाड़ी चलने लगी तो भागकर एक डिब्बे में चढ़ गया। उसने वही डिब्बा चुना जो बिल्कुल खाली था। चारों तरफ देखा था उसने, कोई नहीं। वो जाकर डिब्बे के आखिरी बेंच पर कोने वाली सीट में डूब गया, जहां से पूरे डिब्बे पर नजर रखी। गाड़ी में रफ्तार पकड़ी तो उसकी सांस में सांस आई। अचानक डिब्बे की दूसरी तरफ एक सर जाहिर हुआ। आमिर के होश उड़ गए, घुटनों में फिर से मिर्गी दौड़ गई। झुककर सीट के इतना नीचे हो गया कि अगर वो शख्स उसकी तरफ आए तो फौरन बेंच के नीचे झुक जाए या फिर तन के सामने खड़ा हो जाए, पोजीशन ले ले। डिब्बे का दरवाजा भी बहुत दूर नहीं, लेकिन चलती गाड़ी से कूद जाने में मौत के अलावा कोई खतरा नहीं। और अगर गाड़ी आहिस्ता हो भी गई तो वो शख्स भी तो उसके पीछे। वो शख्स अपनी जगह पर खड़ा हुआ। खड़े खड़े उसने चारों तरफ देखा तो उसके चेहरे पर डर या खौफ के कोई आसार नहीं थे। यकीनन वो हिंदू था। आमिर का पहला रिएक्शन यही था। वो शख्स टहलता हुआ पहले दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाहर झांककर बस देखता रहा। फिर ऐसा लगा जैसे किसी चीज के साथ जोर आजमाइश कर रहा है। आमिर जहां छुपा था वहां से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। लग रहा था मानो कुछ खींच रहा है, कभी दबाता था, उठाता था, खींचता था। आमिर को लगा जैसे कुछ तोड़ रहा हो कि तभी दरवाजा जोर से खिंचा और एक खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गया। अच्छा हुआ आमिर के मुंह से चीख नहीं निकल गई। वो शख्स आराम से जाकर दूसरे दरवाजे पर खड़ा हुआ। गाड़ी जोगेश्वरी के एक सुनसान स्टेशन फलांग गई। गाड़ी रुक जाती तो शायद वो उतर ही जाती, पर कर्फ्यू का इलाका था सो गाड़ी रुकी नहीं। कर्फ्यू का इलाका ही शायद ज्यादा महफूज होता, कम से कम पुलिस तो होती। पर साकी नाका में जब वो बेकरी जली थी जहां वो काम करता था, तब क्या किया था पुलिस? खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी और वे लोग भागे थे बदली कर्मियों से जान बचा।
पे खून सवार हो तो वो नाम पूछने के लिए नहीं रुकते। उनकी प्यास या तो खून से बुझती है या फिर आग से। दूसरे दरवाजे की खड़खड़ाहट ने चौंका दिया उसे। डिब्बे के दूसरे तरफ के दोनों दरवाजे उस शख्स ने बंद कर दिए थे। और फिर देर तक उधर देखता रहा जहां आमिर छुपा हुआ था। खौफ ने उसका सर फिर शिकंजे में ले लिया। वो शख्स दरवाजे क्यों बंद कर रहा है डिब्बे के? क्या उसे मार के उसकी खून में लिथड़ी लाश डिब्बे में छोड़ के उतर जाएगा अगले स्टेशन पर? गाड़ी आहिस्ता हो गई। कोई स्टेशन आ रहा था। आमिर की सांसें भारी हो गई। डर था, सांसें गुच्छा हो रही थी, थूक निकला नहीं जा रहा था। कहीं उसे हिचकी ना आ जाए, कहीं वो घास ना दे, वरना यहीं नीचे पड़े पड़े। गाड़ी रुकी, कोई स्टेशन आया। वो शख्स आराम से चलता हुआ उसकी तरफ आकर उस दरवाजे पर खड़ा हो गया जिस तरफ प्लेटफॉर्म था। आमिर छुपा रहा। उसका एक हाथ उसकी जेब में था। जेब में जरूर कोई हथियार होगा, पिस्तौल या चाकू। आमिर ने सोचा भागकर दूसरी तरफ से बाहर कूद जाए, लेकिन जहां वो छुपा था वहां से निकलते निकलते में तो वो शख्स उसका पेट चाक कर देगा। पेट की क्या गला काट देगा ताकि आवाज ही ना निकले। उसने हल्के से झांक कर देखा। वो शख्स बाहर देख रहा था, प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सन्नाटा था। बहुत चाहा आमिर ने कि कोई आ जाए, पर किसी के कदमों की आवाज भी ना आई। और क्या पता कौन आता, हिंदू या मुसलमान। गाड़ी एक थक्के से चली और आमिर छक्के से आगे आ गया। वो फिर छूट गया। वो शख्स बाएं हाथ से रॉड पकड़े बड़े इत्मीनान से खड़ा था। दायां हाथ अभी तक जेब में था। ट्रेन कुछ देर तक सरकती खिसकती आगे बढ़ी। ये गाड़ी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रही? सिग्नल न मिल पाने की कोई वजह भी तो नहीं हो सकती। पटरियों पर ट्रैफिक ही कहां है? अभी तक कोई गाड़ी दूसरी तरफ से गुजरी भी क्यों? गाड़ी बहुत देर तक खिसकती रही और जिस जगह पर आकर रुकी वो एक पुल था। नीचे समंदर की खाड़ी थी जहां से अक्सर लाशों के निकलने की खबरें अखबारों में छपा करती थी। आमिर का दम घुटने लगा। इस खौफ में जीना मुश्किल था। वो शख्स जीप से हाथ क्यों नहीं निकालता? उसकी आंखों से पता चलता है कि वो हमला करने वाला है। क्या होगा जब वो हमला करेगा? क्या उसे बाहर निकलने को करेगा या सर के बाल पकड़ के घसीट देगा सामने, गले पर चाकू रख देगा? क्या करेगा और वो कुछ करता क्यों नहीं? तभी उस शख्स ने जेब से हाथ बाहर निकाला। डिब्बे का तीसरा दरवाजा भी बंद कर रहा था। वो भागने का हर रास्ता बंद हो रहा था। खौफ अब अपनी हद को पार कर चुका था। इससे पहले कि वो दरवाजा बंद होता, आमिर कूद कर सामने आ गया। उस शख्स ने चौंक कर देखा उसे। उसका हाथ उसकी जेब में गया और पता नहीं आमिर में कहां से इतनी ताकत आ गई। याली कहते हुए उसने शख्स को टांगों के बीच से उठाया और फेंक दिया बाहर, नीचे समंदर की खाड़ी में। नीचे गिरते गिरते उस शख्स की चीख सुनाई दी, अल्लाह! क्या मुसलमान था वो भी? पर मैं और क्या करता? अपने मुसलमान होने का क्या सबूत देता उसे? मैं नंगा तो नहीं हो जाता,
उनके कंधों पे ताने और हुजूम एक लोगों का बाहें लहराता। शायद 1919 का अमृतसर है। जलियांवाला बाग जैसा लगता है। या 1936 में लाहौर का मंजर, तहरीके आजादी के सालाना जलसे के फौरन बाद का दिन। ये तस्वीरें जानी पहचानी सी लगती है, लोगों के चेहरे भी जाने पहचाने से। इन चेहरों पे खौफ और मायूसी की तहरीरें थी। इनकी उम्र, इनके जज्बे से वाकिफ हूं मैं। हो सकता है सन 1942 था और इलाहाबाद था। चौक के बीच बने इस गोल जजीरे के जंगले में फौज की फौज खड़ी थी जमकर। फौज की फौज खड़ी थी जमकर, दायरा खींचे, बंदूकें ताने कंधों पर। और हुजूम एक लोगों का बाहें लहराता, बल्ली बल्ली हाथ उछलते, मुट्ठियां भींचे। लोगों के हाथों में तब भी ऐसा ही एक झंडा था। नारों की आवाज यही थी। इसी तरह से चली थी गोली, इसी तरह कुछ लोग मरे थे और सड़कों पे लहू बहा था। चौराहे के बीचों बीच मगर उस लोहे के जंगले के अंदर एक अंग्रेज का बुत था पहले, अब गांधी की मूर्ति है। लेकिन ये तो 1992 है ना। पर ये तो सन 2012 है। मुर्दों के इस देश में क्या सांसों के घुटन की बात करें। छोड़ो, अब और क्या वतन की बात करें। With Soumya and Anuj. With Anuj and Sukesh. Ravi part, which was Sukesh and Soumya. And the last and the strongest performance, Khauf by Sajal. Yeah, I would also like to request the entire theatrics team to come on the stage. Akshay, who's on sound and lights, Ashish, a very special person is amongst us, and I know everybody knows him and everybody loves him. Vignesh, theatrics is probably
द्वारपाल, अमृत पुरोहित, all of you. Chanchal, Nikita, are you there? Lakshmi, where is her? Actually, for me, I have felt that my first precept is art transcends language. Reason being because I don't know Hindi here, but I clap along with the crowd, not just because the crowd claps. I mean, the crowd claps because of the performance. I have been given a chance, hopefully, had I been had more organized, I would have really come here for this performance and composed music for it, because this is so great, and they are, as a team, they have evolved a lot, because I did that with them for the first time, which was at Maika, and then right now it is a lot more difference, and they have done really well because the evolution was so good. What is the difference between the normal performance and the extraordinary is the nuances that you capture on stage. The example, what are they have done so much. One example is that the shade when the train moves. It's the reality. That is how you portray the difference between a wonderful play and ordinary play. This is so wonderful, and I am so happy that for this. So, as part of fulfilling of my be coming here, I have prepared 2 songs. Because they had the time that they could perform on the stage. I didn't have my time, but still I can perform with my thing. Thank you.